तो स्वागत है आप लोग का पार्ट टू में। सर के लाइफ में बहुत कुछ हुआ पड़ा है, बहुत कुछ है सर के बारे में जानने के लिए। तो हम लोग पार्ट टू एक पार्ट कंप्लीट था ही नहीं उस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। सर की स्टोरी के लिए वो कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग पार्ट टू में सर के पूरे जर्नी के बारे में जानेंगे। मतलब सर के लिए, जैसे सर को सरकारी नौकरी मिला, पहले पे तो सरकारी नौकरी मिलना ही अपनी बड़ी बड़ी बात है। भगवान मिलना ही नहीं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, ये कहावत है। सर को सरकारी नौकरी मिला, उसे सर सरकारी नौकरी को टुकड़ा दिए, छोड़ दिए। उसके बाद में घर का क्या रिएक्शन था, फैमिली क्या सोचते थे, मम्मी पापा के क्या बोले, इसके बारे में सर आप कुछ बतलाइएगा। तो जब हम सरकारी नौकरी छोड़ रहे थे और सरकारी नौकरी छोड़ने का मेरा फैसला अपना था, और हमारे कुछ दोस्त लोग ने भी सजेशन किया था कि अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर ऐसा लगता है कि तो फिर तुम कर सकते हो। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला, पहली बार ही बताया कि तुम छोड़ दो जॉब, क्योंकि जॉब छोड़ेगा कुछ नहीं होगा तो फिर ब्लेम मेरे ऊपर आएगा कि इसी ने सलाह दिया था कि जॉब छोड़ देने के लिए। तो मैंने पहले ही सोचा था कि ये शायद मेरे लेवल का जॉब नहीं है, छोड़ूंगा। तो उसके बाद मेरे घर के मतलब जो भी सदस्य लोग हैं, जैसे मेरे मामा जी हैं, नाना जी हैं, और मेरे रिलेशन के कुछ लोग थे, मेरे पापा जी भी आए हुए थे यहाँ मामा करने। तो हमसे पूछे वो लोग कि क्यों नहीं जॉब करना चाहते हो। तो हम बताए कि ये मेरे लेवल का नहीं है, और पहली बार में जॉब लग गया है से कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा लगता है। तो उन्होंने बहुत समझाया कि जॉब किसी को नहीं मिलता है, जो आप बोले कि भगवान मिल जाता है, जॉब नहीं मिलती। तो उन्होंने भी यही बात बोला था उस समय, हमको भी बोला था कि जॉब नहीं छोड़ना। एक तो पहली बार मेरे किसी घर में किसी का जॉब लगा है और तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं है सर, तुम जॉब कर लो। तो मैंने भी उस समय सोचा कि बात तो सही है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मैं आगे भी कर सकता हूँ। और पहली बार में जॉब हो गया तो ऐसे मेरे अच्छा खासा नंबर था, लगता था कि भाई कुछ हम आगे भी कर सकते हैं। तो उसी समय मैंने प्लान बना लिया था कि हो सके तो मैं आगे नहीं करूँगा। पूरे कॉन्फिडेंस पे तो नहीं था कि नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि शायद मैं आगे ये जॉब ना करूँ। तो उस समय काफ़ी लोगों ने डांटा, और यहाँ तक हुआ कि मेरे पिताजी कुछ दिन हमसे बात भी नहीं किए थे। मतलब 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, तो लगभग बड़े दिनों पर बात होती थी। और उनको लगता था कि इसने कुछ बड़ा गलती किया है, और मेरे को भी लगता था उस समय कि कोई बड़ा गलती किया है। सही बात है कि जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन कुछ उसके लिए मेरे कभी अफसोस नहीं किया कि हाँ जॉब छोड़ दिए हैं तो अब अफसोस है। क्योंकि मैंने कोरोना काल में जॉब छोड़ा था, तो कोरोना काल में जॉब मिलना, लोग को ऐसे ही जॉब नहीं मिल रही थी। उस समय भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर 23 सितंबर को आया था। तो उस समय सरकारी नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी का। तो उस समय मैंने प्लान किया था कि कोरोना के बाद, ये 2020 की बात है, उस समय छोड़ने की जॉब की बात की। तो हमारे दोस्तों लोगों ने काफ़ी हेल्प किया, और वहाँ पे हम सारे कागज़ बन गए थे उसमें जाने का। जो भी ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस होता, सारे कागज़ जो भी बनाना था वो सब हम बनवाए थे। यहाँ तक कि टिकट भी कटा हुआ था। टिकट भी कटा हुआ था। हमको याद है 6 अक्टूबर को हमको जाना था, क्योंकि वो डेट हम भूल नहीं सकते, कि पूरी लाइफ में नहीं भूल सकते कि हमको कब जाना था। तो टिकट भी कटा हुआ था, और जाने की भी सब तैयारी हो गए थे। जाने से 2 दिन पहले हम मुजफ्फरपुर से आखिरी जो एक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जो हम लेके आ रहे थे, तो उसी समय मेरे को ऐसे रास्ते में लगा कि शायद गलत, मतलब ऐसा लगा कि शायद हम जिस लायक है शायद वहाँ नहीं जा रहे हैं। उसके बाद मैं घर आया और सबसे पहले अपने नानी को बताया कि मैं यह नहीं करूँगा। तो उन लोगों ने समझाया कि तुम जाओ वहाँ पे एक बार देखना, अगर तुम्हारे लायक नहीं हो तो तुम छोड़ के चला गया तो कुछ नहीं कहेंगे तुमको। तो पहले तो मैंने उस समय प्लान बनाया, और आप जानते हुए कि मोतीपुर से एक महाना पेट्रोल पंप है, तो वहीं पे हम पेट्रोल के लिए जा रहे थे गाड़ी से। तो रास्ते में एक हनुमान मंदिर मिलता है, तो वहीं पे मैं रुका, और उसी समय वहीं पे मैंने टिकट कैंसिल किया था। वो 6 अक्टूबर का टिकट था। तो 2 दिन पहले उसे जाने से 6 अक्टूबर था, यानी 4 अक्टूबर को मैंने टिकट कैंसिल कर दिया था। और उस समय उसी दिन मैंने सोचा था कि या तो अब तो ज़िंदगी मेरा या तो आगे ही जाएगा, मतलब ज़िंदगी में हमेशा आगे ही जाना है, और नहीं तो ऐसा कुछ करना है कि घर परिवार को ऐसा लगे कि चलो जॉब छोड़ने के बाद कुछ ऐसा कर रहा है, जिसके बाद मतलब उन लोगों को लगना चाहिए कि कुछ ऐसा कर रहा है कि कम से कम उसकी भरपाई। और मैंने ये भी सोचा था कि अगर घर परिवार वाले को, अगर हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उनसे कुछ इनकम अगर घर परिवार वाले को हो रहा है, कुछ पैसा दे रहे हैं, तो उनको भी लगेगा ऐसा कि चलो जॉब छोड़ने के बाद कुछ तो हेल्प कर रहा है। तो मैंने ट्यूशन जो पढ़ाया था उसमें क्लास 11-12 का भी ऐड कर लिया था, उस समय भी पढ़ाना शुरू कर दिया था थोड़ा। उसके बाद मैंने टिकट कैंसिल किया, और उसके बाद फिर से मैंने एक बार पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन उस समय भी NTPC जो रेलवे का वैकेंसी था
उसका एग्ज़ाम अभी शुरू नहीं हुआ था उस समय। तो ये भी डाउट था, कुछ लोगों ने काफ़ी उस समय भी बोला कि इसकी भी गारंटी नहीं है कि तुम एनटीपीसी के जिसके बारे में बोल रहे हो कि इससे बड़ा लेवल जॉब हो जाएगा, उसकी फॉर्म आए हुए भी मतलब 2 साल हो गए, अभी तक उसके डेट के बारे में भी नहीं पता है। तो तुम आगे क्या कर सकते हो? अभी एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं है, क्या पता तुम्हारा पैर टूट जाए या कुछ हो जाए तो तुम क्या करेगा? आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम के डेट आई तो उसमें मेरा एग्ज़ाम हुआ था 24 जुलाई को, फर्स्ट एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम हुआ था उस समय। और उस समय मैंने एग्ज़ाम दे के आया तो काफ़ी लोगों ने पूछा मुझसे, तब मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, प्री में हो जाएगा सिलेक्शन। उसके बाद मैंने CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दिया। सेल्फ स्टडी करता था, सेल्फ से अपने से स्टडी करना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त भी थे उस समय, तो आपको बताया था कि दोस्त लोगों से अलग, उसके बाद कुछ ऐसा घटना हुआ कि हम अलग रहने लगे। और उसी बीच में मेरी एक दीदी भी डेट कर गई हुई थी। तो उस समय मैं कोचिंग अलग पढ़ा रहा था, तो उस समय थोड़ा सा इमोशन मतलब मेरे को ऐसा लगा कि, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं हमको कुछ ऐसा करना है और हम करने के लिए ही आए हैं, तभी तो जॉब छोड़े हैं। उसके बाद फिर से मैंने पढ़ना शुरू किया। और आपको पता भी होगा कि एनटीपीसी का जब रिजल्ट आया था तो पटना में छात्रों ने काफ़ी रिजल्ट के विरोध में प्रदर्शन भी किए थे। उस समय मेरे पहली बार जिस समय रिजल्ट आया था उस समय भी मेरा रिजल्ट था, मतलब पहले जिस समय रिजल्ट आया था उसमें ही रिजल्ट था। तो उस समय मेरे रिश्तेदार लोग जो हमको जानते थे, उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट है कि नहीं इसमें। तो मैंने बताया कि हाँ रिजल्ट है, और सभी लेवल में रिजल्ट है, लेवल जितने भी है 2, 3, 4, 5, 6 सब में रिजल्ट है। तो उन्होंने सोचा कि हाँ शायद इस बार कुछ अच्छा कर ले, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि अब तुम आगे कुछ नहीं जा कर सकते हो। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि चलो आगे तैयारी करो, और भी एग्ज़ाम होते हैं, उनके मन में जो भी हो, लेकिन हमको बोले कि और भी एग्ज़ाम होते हैं, और भी एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, ऐसे ही नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अभी सिर्फ तुम फर्स्ट एग्ज़ाम पास किए हो, दूसरे एग्ज़ाम में सिर्फ बैठ सकते हो। उसके बाद मैंने दूसरे एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी की। उसके बाद मेरा जहाँ भी सेंटर गया वहाँ पे हम गए, एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकलने के बाद मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुआ कि जब हम वहाँ से एग्ज़ाम दे के निकल के और बैग जमा करा के जहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, उस समय मेरा पैसा जो है या तो किसी स्टूडेंट ने निकाल लिया, वह हमको पता नहीं कि किसी स्टूडेंट निकाला क्या, या तो वहाँ पे चोरी हुआ, या हम टेम्पू में बैठे हुए थे, वहाँ पर भी हमारे साथ स्टूडेंट लोग भी थे, तो उन्होंने मेरा पूरा पैसा चुरा लिया। मेरा पैसा था उसमें लगभग 5200 कुछ रुपए थे, 5200 कुछ रुपए थे, उसमें पूरा चोरी हो गया। जब मैं टेम्पू से उतरा और टेम्पू वाले को पैसा देने के लिए जब पर्स खोजा तो उसमें पता चला कि मेरे पास 1 भी रुपए नहीं थे उस समय, 1 भी रुपए नहीं थे उस समय। मैं इतना गरीब हो गया था। उसी समय एक छोटी बच्ची जो आप देखते हुए है कि मतलब भीख मांगती रहती है, तो 1-2 रुपए मांगते हैं उसको देने के लिए, तो उस समय वो हमारे सामने आए थे। मेरा एक दोस्त था, वैसे मुजफ्फरपुर का है लेकिन पटना में रहता है, तो वो भी वही मेरे साथ, वैसे ट्रेन में ही उससे दोस्ती हुई थी, लेकिन मुजफ्फरपुर का था तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो गए थे। और संजोग से मेरे साथ ही उसका एग्ज़ाम था, सेंटर भी सेम था, तो उससे ज़्यादा दोस्ती हो गया था। तो उसने उस लड़की को बोला कि अभी ये तुमसे ज़्यादा गरीब है, इसके पास तो 1 रुपये नहीं, तुम्हारे तो इस कटोरा में 3-4 रुपये भी है, तो इसके पास 1 भी रुपये नहीं है। तो उसके बाद मैंने वो मेरा पैसा टेम्पो वाला वही दे दिया। उसके बाद उसने मेरे को 500 रुपये दिया और बोला कि तुम घरे चल जाना तो पैसा देना, नहीं तो अभी देने नहीं लगना। तो हम बोले कि अब फ़ोन पे में मेरे पैसा दे देंगे, तो बोला कि नहीं कैश रहेगा तो बात दूसरा है। मान लीजिए कि कभी हम ट्रेन में गए, अगर कहीं अलग हो गए तो फिर भीड़ भाड़ में अलग हो गए, तो फिर तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, तुम घरे कैसे जाओगे, कि सब लोग फ़ोन पे नहीं लेते हैं, ट्रेन में कौन लेगा तुमसे फ़ोन पे। तो उसने 500 दिया। उसके बाद मेरे साथ पटना तक आया वो दोस्त। उसके बाद उसका भी जॉब हो गया है, अभी बिहार SSC का हुआ था, उसमें उसका भी जॉब हो गया था। हमसे काफ़ी सीनियर थे वो भी, और उसने काफ़ी हेल्प किया उस समय और बोला कि घर जाके पैसा भेज दिया, लेकिन हम रास्ते में उसको पैसा रिटर्न कर दिए उस समय। और उसके बाद में कुछ दिन बाद वो हमको बताया कि मेरा भी जॉब हो गया। हालांकि वो स्टेशन मास्टर में शायद जॉब उसका नहीं लगा, या जॉब नहीं लगा या कुछ और लेवल में था, तो उसने किया नहीं, शायद एग्ज़ाम नहीं दिया था उसका। उसके बाद मेरा मतलब जब आंसर किया आया तो हम भी देखे उस समय, तो जो भी कट ऑफ था मेरे बोर्ड का, उससे मेरा 18.5 नंबर ज़्यादा था। तो हमारे दोस्तों या जो भी लोग इसके बारे में जानते, उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा तो लगभग स्टेशन मास्टर बनना तय है, क्या कि अब तुमको वो पोस्ट मिल जाएगी, सिर्फ तुम साइको की तैयारी किए। हम साइको पटना जाके 6 दिन किसी मास्टर से हम क्लास किए, तो 6 दिन जाके साइको क्लास पटना में किए हुए थे। बहुत लोगों ने बोला कि इतना दिन से घर रह के पढ़ रहा है, 6 दिन में क्या जाके पढ़ लेगा पटना में, लेकिन हमको पता है कि वो साइको वाले सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उनका नाम BK सिंह था।
तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया और उसके बाद हम साइको पास हो गए। और फिर साइको पास होने के बाद उसके बाद डीवी होता है, डीवी में गए, वहाँ पे डीवी के साथ साथ मेडिकल भी होता है। मेडिकल में फिट हुए, तो वहाँ पे फिट होने के बाद जो एक मैडम थी जो मेडिकल ले रही थी, वो बोली कि चलो तुम लोग अब मेडिकल फिट हो गए, उसे चलो मिठाई खिलाओ। तो हम लोग खुश थे उस समय, हम लोग तो मिठाई नहीं खिलाए, लेकिन उनके कोई स्टाफ था तो उनको मिठाई खिलाने का हम लोग पैसा दे दिए कि सर मैडम को मिठाई खिला दीजिएगा और आप भी खा लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि अब देखिए आपको कोई अभी सर्टिफिकेट नहीं है कि आप पास हो गए हुए हैं, सिर्फ इतना समझ लिए कि बस आप लोग पास है, जॉब हो गया। एक सर बोले, हम लोग दोबारा भी हम जाकर उनसे पूछे कि सर हम लोग का जॉब हो जाएगा, हम लोग मेडिकल फिट है ना? तो बोले कि हाँ हो जाएगा, जाओ तुम सिर्फ बस अब ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करो। तो उन्होंने बोला कि एक पैनल आएगा, उसमें नाम देख लेना, उसमें होगा। तो उसके कुछ ही यहाँ आने के बाद 1 महीना के अंदर ही उसका पैनल आ गया। उसके बाद हम लोग पता चल गया कि हाँ हम लोग का हो गया, बस अब ज्वाइनिंग लेटर बाकी है, ज्वाइनिंग जब आ जाए। अब वैसे मेरे जो भी उस बोर्ड के लड़के थे उसमें से 842 लड़के थे, तो उसमें से आधे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और आधे का सेकंड बैच में जाने वाला है। तो वैसे तो एक हिसाब से देखा जाए तो मैं लॉस में भी हूँ कि उन लोग पहले चले गए हैं, तो उन लोगों को तो अभी मतलब 50,000 प्लस ही मिल रहा होगा। तो ये एक हिसाब से लॉस भी है, लेकिन इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है कि लॉस में है। मैंने उतना भी नहीं कोशिश किया है कि ऐसा नहीं लगता है कि जॉब मतलब हमको एकदम तुरंत चाहिए। मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ इससे भी मैं बहुत खुश हूँ, ट्यूशन पढ़ा के भी बहुत खुश हूँ। और स्टूडेंट जो भी है हमको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो कभी फील नहीं होता, एक दोस्त टाइप का रिलेशन हो गया। तो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पहले में क्यों नहीं बुलाए हमको और दूसरे में बुला रहे हैं, तो मेरे काफ़ी लॉस है। कभी ऐसे हम बच्चों के सामने बोल देते हैं कि मेरा लॉस है, देखो पर मंथ 50 से 60 हज़ार मेरा लॉस है, लेकिन इस बात के लिए मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं है कि बाद में क्यों बुलाया। और बाद में भी जाएंगे, हम तो चाहते हैं कि 1-2 महीना और रहे यहाँ पे, उसके बाद जाए। और कुछ अपना लाइफ का जर्नी बतलाना चाहें जो आपके दिल के बहुत करीब हो, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा तो मेरे सारे घटने मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उन्हीं से मैंने मोटिवेशन मिला है। और कोई कहे कि अपने लाइफ में कौन सी ऐसी घटना है जो आप निकाल देना चाहते हैं, तो मैं किसी भी घटने को अपने लाइफ से नहीं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि वो सब हमको मोटिवेट किया है। कोई भी अच्छाई हो या बुराई हो, सभी घटना हमको मोटिवेट किया है, जिसके कारण हम यहाँ पे आज है। किसी भी घटना को मैं अपने लाइफ से नहीं निकालना चाहता हूँ, और सबको उतना ही इम्पोर्टेंस है, या मेरे साथ अच्छाई हुआ या बुराई, सबके मोटिवेशन से मेरे मोटिवेशन मिलता था, जिसकी वजह से हम पढ़ पाए। अगर कोई हमको नीचे भी दिखाता था तो ऐसा लगता था कि नीचे दिखा रहा है तो वो भी मोटिवेट कर रहा है, उसका काम है करना, तो उससे हम पॉजिटिव न्यूज़ लेकर और पढ़ना चाहते थे और पढ़े भी, और उसके बाद सिलेक्शन भी हुआ। तो अभी हम जानना चाहिए, यहाँ पर सर के कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो उनको यहाँ पर बुलाते हैं और चाहते हैं वो उनके माइंड में क्या चल रहा है सर को लेके, उनका कोई क्वेश्चन या कुछ सवाल सर के बारे में। तो आ जाइए कोई भी, जल्दी फास्ट। कोई भी सब आ जाइए। आपको आपने बस जो भी आपको सवाल लगता है सर के बारे में, इधर आ जाइए ना, क्या मंगवा देते। तो अपने नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। हाँ, और सर कोई सवाल सर से क्या तैयारी कर रहे हैं अभी आप? सर से तो हम लोग 2018 से जुड़े हुए हैं। मेरा है सौभाग्यशाली के पहला बैच हम लोग थे जो 10th सर पढ़ाना स्टार्ट किए थे। उस समय हम 3-4 लड़का आए हुए थे और वहीं से स्टार्ट हुआ है, और सर से आज भी जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि सर से ही नौकरी लेकर भी जाएंगे। और इनका भी SSCGD में मतलब कि अच्छा खासा नंबर आया, अभी आंसर किया है SSCGD में, तो इसमें भी इनका भी सिलेक्शन हो सकता है अभी। लेकिन अभी मेडिकल बाकी है, DV बाकी है, उसका होता है कुछ प्रोसेस बाकी है, तो उसमें भी इनका भी सिलेक्शन में। सर से कुछ सवाल आपका? सर से क्या सवाल कर सकते हैं? वैसे जो भी सवाल आते हैं इन लोग क्लास में पूछ लेते हैं, समझे। वैसे और फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर से काफ़ी अगर कुछ सीखा हूँ तो उनसे काफ़ी इंस्पायर होता है। सर बराबर कहते हैं कि आप ऐसा तैयारी कीजिए कि कभी जनरल और OBC इसका कभी टेंशन ही ना रहे। तो इससे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ, और कोई भी एग्ज़ाम में अभी भी तैयारी करता हूँ, सर से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मैं यही सोचता हूँ कि हमेशा जो है कि 10 नंबर 20 नंबर ज़्यादा लाऊं, ताकि इसका टेंशन ना रहे। क्योंकि पिछला बार जो हुआ है, पिछला बार मैं कुछ नंबर से रह गया हूँ, तो इससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। तो इस बार मुझे लगता है कि मुझे इस पे ही फोकस करके, और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, और इस सर से काफ़ी चीज़ सीखा हूँ। अभी हमेशा मतलब इनसे मोटिवेशन मिलता ही रहेगा। और मैंने सबको बताया, जो भी स्टूडेंट ने बताया, मैं कभी भी बोलता हूँ कि जनरल OBC
ये सब SC ST के झंझट में नहीं पड़ना है। इतने नंबर लाइए ना कि ये सबसे ऊपर उठ के लेवल की बात करें, इससे नीचे की बात नहीं करें, इससे ऊपर उठ के बात करें। और मैंने भी कभी OBC और जनरल ये कभी महसूस नहीं किया। और कोई आके कहता है कि मेरे को कहे कि हाँ तुम OBC से तो तुम्हारा जॉब लगे, ऐसा नहीं है। मेरा जनरल से भी ज़्यादा नंबर है, समझे। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि तुम OBC में इसलिए जॉब लग गया है, ऐसा भी नहीं है। और मैं किसी को भी नहीं कहता हूँ कि फलाना अपनी काबिलियत पे जॉब लगा है, किसी का भी लगा उसकी काबिलियत है। और किसी का, जो लोग कहते हैं कि उसका किस्मत अच्छा था जॉब हो गया, ये गलत है। किस्मत अच्छा नहीं था, उसने मेहनत किया है तब जाके जॉब मिला है। किसी भी बच्चे को कभी भी नहीं करना चाहिए कि उसका किस्मत अच्छा था तो जॉब हो गया, काहे कि उसके पीछे जो लोग मेहनत कर रहे हैं अभी वो सक्सेस नहीं हुए हैं, उनके पीछे की आप कहानी नहीं जानते कि वो कितने स्ट्रगल किए हैं। जैसे मेरे लाइफ के बारे में हम सिर्फ इंटरव्यू में बोल दे रहे हैं, लेकिन हम क्या फील किए हैं इतने दिनों में वो हम जानते हैं। वो रोए भी है, हंसे भी है, खेले भी है, गाए भी है, सब चीज़ किया है। लेकिन जो दुख हमने सहा है और जो सुख भी लिया है वो हम यहाँ पे फील नहीं कर सकते, मतलब बता नहीं सकते कि हाँ कितना स्ट्रगल होता है आदमी की लाइफ में, या जो भी होता है इसके बीच में। कोई भी आदमी नहीं कर सकता कि हाँ किस्मत से निकाल लिया, किस्मत नहीं है। किस्मत से अगर निकलता रहता तो सबका किस्मत शायद सब भगवान अच्छे से लिखते हैं, और सब लोग की किस्मत अच्छे से लिखे तो सबका हो जाता। और मैं भी चाहता हूँ कि अगर किस्मत से होता है तो सब लोग का हो जाए, लेकिन आप मेहनत कीजिएगा। और मेरे को अगर पर्सनली कहा जाए कि किसी को अगर जॉब देना है तो हम उसी को देंगे जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। काहे कि आप किसी भी लड़का को, जो हम मेहनत किए तो हमको पता है कि उसके पीछे कितना मेहनत लगता है, कितने रातें जगने पड़ती है, कितने बजे पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, वो सब उन लोगों को पता नहीं है जो कहते हैं कि किस्मत से हो गया है। जो भी स्टूडेंट है, किसी भी स्टूडेंट से भी मिलिए, उससे पूछिए कि सरकारी नौकरी की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो कितना मेहनत करता है। और एक बात हम बोलना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर रियल में अगर वो मेहनत कर रहा है किसी भी एग्जाम की और किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहा है, अगर रियल में सच्चाई ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो उसको भगवान उतर के सपोर्ट करते हैं। क्या कि मैंने अपने लाइफ में देखा है कि ऐसा मेरे को उस समय लगा कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उस समय, लेकिन ऐसा हुआ मेरे लाइफ में कि उस समय लगता था कि समझिए कि भगवान सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे लाइफ में ऐसा भी होता था, लोग बोलते थे, मेरे घर वाले ही बहुत लोग बोले कि देखो आज की दुनिया में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, बिना घूस के नहीं होने वाला है, ये सब घूस देना पड़ेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने ये सब सोचा कि नहीं, अगर मैं इतना मेहनत करूँगा कि फिर ये घूस वाली बात ही नहीं थी। और मैंने नहीं तो रेलवे में मैंने घूस नहीं दिया है, नहीं ने किसी मुझसे मांगा है, और किसी भी लड़के को नहीं लगा जिसको हम जान रहे हैं, तो फिर हम बोल भी नहीं सकते। और कोई भी लड़का रियल में मेहनत कर रहा है तो उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, चाहे किसी भी एग्जाम की वो तैयारी करे। रियल में अगर वो तैयारी करे या मेहनत कर रहे हैं तो उनकी जॉब जरूर लगेगी। तो सर के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा है। और एक बात और ये चीज़ हम बतलाना चाहते हैं, कोई पेड, जितने भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं फाउंडर कम्युनिटी को, कोई भी पेड वीडियो नहीं है, कोई भी हम लोग पेड नहीं कर रहा। जेन्युइन जो स्टोरी है, जो सर का स्टोरी है, वो हम आप लोग चाहते हैं आपके सामने आए, सर की पर्सनल लाइफ से आप कनेक्ट हो, सर के बारे में आप जाने। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तक वीडियो देखें, धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं।